Hello friends, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. NCERT बेस्ड 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम क्लास 11th के चैप्टर 14th रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमें स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज एन। रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक। इन ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है। हम अगर बात करते हैं बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस की या मेटाबॉलिज्म जो है जिसे हिंदी में कहते हैं उपापचय क्रियाएं, इसके अंदर दो तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं। एक तो होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और दूसरे जो प्रोसेस आते हैं वो आते हैं एनाबॉलिक प्रोसेसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन को पुराने टाइम में क्या माना जाता था? कैटाबॉलिक ही माना जाता था। अगर एम्फीबॉलिक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर कैटाबॉलिक के साथ में एम्फीबॉलिक भी दिया हुआ है तो उसमें क्या कंसिडर किया जाएगा? एम्फीबॉलिक कंसिडर किया जाएगा। और एनाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जिनमें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऐड करके, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसे CO2 और H2O में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज किया जा रहा है। तो रेस्पिरेशन इज़ एन कैटाबॉलिक प्रोसेस। प्लस एक्सर्गोनिक है या एंडरगोनिक, अगर उसमें एनर्जी निकल रही है प्रोसेस में तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सर्गोनिक। और अगर उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है तो उसे क्या कहेंगे? एंडरगोनिक। रेस्पिरेशन के दौरान 686 किलो कैलोरी, ठीक है। ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी निकलती है यहाँ पर? 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसीलिए तो जब आप खाना खाते हैं और हम रेस्पिरेशन करते हैं तब हम उस खाने को उसी के थ्रू क्या करते हैं? सेल्युलर डाइजेशन में रेस्पिरेशन ही तो होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है बेसिकली इट इज़ कैटाबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एनर्जी निकलती है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके स्मॉलर मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। तो इट इज़ एन कैटाबॉलिक प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्युलर रेस्पिरेशन इंक्लूड्स द वेरियस पाथवेज बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स आर ब्रोकन डाउन विद द कॉन्जिक्यूटिव बिल्डअप ऑफ। ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जब सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्युलर रेस्पिरेशन से क्या मतलब है कि सेल के अंदर ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है तब पाथवेज कौन से होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। उस पाथवेज के दौरान कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मेटाबोलाइट्स आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, एंड द कॉन्जिक्यूटिव बिल्डअप ऑफ। और उसके ब्रेक डाउन होने से जो एंड प्रोडक्ट बनता है, रिजल्ट क्या चीज़ बनती है? तो एनर्जी बनती है। और सेल की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म की होती है? एनर्जी कॉइन जो होते हैं सेल की वो कौन से होते हैं? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATPs जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेल की एनर्जी या एनर्जी कॉइन्स ऑफ द सेल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी बनती है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATPs इज एन एनर्जी करेंसी। सही है, सेल की एनर्जी करेंसी है। न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होते हैं वो DNA के अंदर ऐड होते हैं, लेकिन ये ऐड तभी हो सकते हैं जब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पहले ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में ही जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में उनसे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड। इट इज़ फॉर्म्ड इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में ये बनते हैं ATP के तौर ATPs, और फोटोसिंथेसिस में भी जो पिगमेंट सिस्टम होता है, लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH2 का सिंथेसिस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट अबाउट ATP। ATP के बारे में सारी की सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स रिलेटेड विद क्रिस्टी आर रिलेटेड विद। जो क्रिस्टी के अंदर या क्रिस्टी के आसपास जो एंजाइम्स देखने को मिलते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिस्टी है क्या? क्रिस्टी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है आपस में ही फोल्डेड होती है,
ये फोल्डेड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसे हम ईटीसी भी कहते हैं, ईटीसी या ईटीएस, ये किसका पार्ट है? ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? क्रिस्टी पे जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर रिलेटेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ज़्यादा एफिशिएंटली पूछा जाएगा तो क्रिस्टी के ऊपर एटीपी सिंथेटेज होते हैं, और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो होते हैं वो कब काम करते हैं? जब ईटीएस चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड एंजाइम्स क्रिस्टी के ऊपर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NADH ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसके दौरान NADH से रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। सही है। NADH का सिंथेसिस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH2 बनते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान भी 2 बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल के अंदर भी एक बार जब चलता है क्रेब्स साइकिल तो उसमें 3 NADH2 और 1 FADH2 बनता है। तो इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, इसके दौरान ये बनते हैं। इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। NADH2 जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले NADH2 जो हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि वो ETS के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और ETS में पार्टिसिपेट करके वो NADH2 वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए? NAD के अंदर, NAD+ के अंदर। इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल दें या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑलमोस्ट एक ही बात है, क्योंकि ETS के दौरान भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर सेल में फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ADP जो होता है इसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, और ये जुड़ करके क्या बना लेते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इट इज़ फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द ATP, ठीक है। तो ये तीनों तो करेक्ट है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज़ रिड्यूस टू NAD+। पहली बात तो ये कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान NADH+ या NADH2 का निर्माण होता है, NADH2 बनते हैं। NAD+ जो होता है उसको वापस में कन्वर्ट किया जाता है ETS के दौरान। दूसरी बात, जब NADH2 से NAD+ का सिंथेसिस होता है तो यहाँ पे प्रोसेस रिडक्शन नहीं होता है, ये प्रोसेस कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन होता है। देखो NADH2 है, यानी कि हाइड्रोजन थी, जो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के क्या हो गई? निकल गई, NAD+ में कन्वर्ट हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि NADH2 के अंदर कोई चार्ज नहीं है, NAD+ के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या होता है? रिडक्शन। इसका उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जब NADH से NAD+ में कन्वर्जन होता है तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ना कि रिडक्शन का। और वैसे भी ये प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन में नहीं होता, सेलुलर में NAD+ से NADH2 बनते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर D इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, वो पाथवे जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के अंदर कॉमन होता है उस पाथवे को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना। ये चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर ये क्या होता है? पाथवे कॉमन होता है। और इसका ही दूसरा नाम क्या होता है? एम्डन मेयरहॉफ एंड पैरानस पाथवे या एम्डन मेयरहॉफ पैरानस साइकिल। इन तीनों ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनके तीनों साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? EMP साइकिल या EMP पाथवे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस 36 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पर हेक्सोज मॉलिक्यूल? कि एक हेक्सोज का मॉलिक्यूल, एक हेक्सोज मॉलिक्यूल का मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले सकती हूँ मैं। एक ग्लूकोज से टोटल कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 36 ATP के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ग्लूकोज से, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो आपके बनते हैं 38। अगर अदर पाथवे चलता है तो 36 बनते हैं। इस तरीके का जो पाथवे होता है 36 ऑक्सीडेशन का बनना,
ये प्रोसेस कौन सी कंडीशन में होता है? इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवेज या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी इसको कह दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और ईटीएस तीनों चलते हैं तब कितने बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं, 38 एटीपीज बनते हैं। लेकिन जब ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे होता है, ठीक है, तब उस दौरान क्या कंडीशन होती है कि एजिड सेल्स जो होती है इनके अंदर ये डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे ज़्यादा देखने को मिलता है। इनमें डायरेक्टली कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं? 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के, आर प्रोड्यूस्ड पर हेक्सोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सोकाइनेज एन एंजाइम दैट कैटेलाइज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इज ब्लॉक्ड, व्हाट विल बी द इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है? ग्लूकोज जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। इस टाइम के दौरान एक एटीपी जो है वो काम में आता है और क्या बनता है? एडीपी बनता है, क्योंकि जो फॉस्फेट है वो किसके साथ में जोड़ दिया जाता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ में। और ये प्रोसेस जो है इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम, कौन सा काम में आता है यहाँ पर? हेक्सोकाइनेज। अगर ये प्रोसेस का हेक्सोकाइनेज जो है यहाँ पे काम में नहीं लिया जाएगा, यानी कि हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस विल स्पीड अप, इट विल स्लो डाउन, ग्लाइकोलाइसिस विल स्टॉप और ग्लाइकोलाइसिस विल अकर नॉर्मली। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो आगे के जो 9 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, टोटल 10 स्टेप का पाथवे है, वो 9 स्टेप्स क्या होंगे? नहीं होंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस विल स्टॉप इमीडिएटली। हेक्सोकाइनेज को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो इमीडिएटली ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज if the complete oxidation on 1 mole of glucose to CO2 and H2O yields 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा, मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं अगर रेस्पिरेशन के ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, उसके ब्रेक डाउन होने पर निकलने वाली जो 686 किलो कैलोरी है, ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए? एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। पहले तो हम ये बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। जनरली क्या होता है कि हम जो बेसिक रिएक्शन लिखते हैं रेस्पिरेशन की, कि C6H12O6 जो होती है उसका ब्रेक डाउन होकर के CO2 + H2O + 686 किलो कैलोरीज बनती हैं। ये जो 686 किलो कैलोरीज होती है उसमें से कुछ कैलोरीज तो होती है वो ग्लूकोज के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसकी एंट्रोपी को कम करने में काम में आ जाती है, टू रिड्यूस द एंट्रोपी, टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और लगभग 280 किलो कैलोरी, ऑलमोस्ट 280 किलो कैलोरीज जो होती हैं वो काम में आती है एटीपी बनाने में, और लगभग 390 से लेकर के 400 किलो कैलोरीज तक जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। रेस्पायर करते हैं तब हीट भी तो निकलती है। आप अपनी नाक के पास में फिंगर रख के देख सकते हो, जो अंदर से आने वाली ब्रीदिंग के दौरान जो गैस निकल रही है वो कैसी होगी? गर्म। तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन के दौरान हीट बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम एनर्जी जो होती है, मतलब जैसे 686 में से 400 किलो कैलोरी मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो हीट के फॉर्म में चला जाता है, यानी कि 686 किलो कैलोरी कम्प्लीटली एटीपी के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 686 किलो कैलोरी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है? एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। पहली बात तो ये, प्लस ये क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एटीपी से कितने कैलोरीज मिल रहे हैं? 12 किलो कैलोरी। जनरली जब एक एटीपी से एडीपी बनता है तब 7.3 या 7.9 किलो कैलोरीज ही निकलती है, 12 नहीं निकलती। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल के हिसाब से ही करना होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एटीपी जो है उससे कितनी निकल रही है आपके? 12। एक एटीपी जब ब्रेक डाउन हो रहा है या एक एटीपी जब बन रहा है तो उसमें लिए कितनी किलो कैलोरी चाहिए? 12 किलो कैलोरी। टोटल कितनी किलो कैलोरीज है? 686। और एक से कितनी बन रही है एक एटीपी के लिए? 12। तो हमें जब नंबर ऑफ एटीपीज़ निकालना है तो मैं अपॉन 12 कर दूँ। 686 में 686 के अंदर 12 का डिवाइड कर दूँ तो आपके टोटल आ जाता है इस डिवाइडेशन करने से ऑलमोस्ट 57.1,
ठीक है। लगभग ये जो 686 को अगर हम 12 ATPs में डिवाइड करेंगे कि एक ATP के लिए 12 किलो कैलोरी है, तो 686 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 57.1 ATPs जो होंगे उनका क्या होएगा, सिंथेसिस। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था कि पूरे के पूरी 686 अगर ATPs में कन्वर्ट हो जाती है और एक ATP जो है वो 12 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम करता है या बनने में 12 किलो कैलोरी चाहिए, तो टोटल कितने ATPs बनेंगे। इसको हमने डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बैक्टीरिया टू कंटिन्यू ग्रोइंग रैपिडली when they are shifted from an environment containing oxygen to an anaerobic environment they must, ऐसे बैक्टीरियाज जो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, वो एरोबिक बैक्टीरियाज थे यानी कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, देन दे मूव्ड सडनली टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिकली रिस्पायर करने लगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, प्लस वो आगे ग्लाइकोलाइसिस से फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस मोर ATP पर मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, नहीं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करने पर ज़्यादा ATP नहीं बनाएंगे। प्रोड्यूस ATP ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब एनारोबिक से में चले गए हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है क्योंकि एरोबिक एनवायरनमेंट नहीं रहा। इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इंक्रीज द रेट ऑफ TCA साइकिल, TCA साइकिल बैक्टीरियाज में देखने को नहीं मिलता है, तो उनको एनवायरनमेंट बैक्टीरियाज को एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ में करने के लिए या एनारोबिक एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस की रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था उससे जो ATPs मिल रहे थे वो तो बंद हो गए, तो अब ATP का सोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, एनारोबिक में। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब एक ही पाथवे चलता है और वो पाथवे कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो उतनी ही क्वांटिटी में बैक्टीरिया को अगर ATP बनाने हैं तो उसको ग्लाइकोलाइसिस की रेट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया मस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड इन, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का वेन्यू क्या है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म या हम कह सकते हैं साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस हो साइटोप्लाज्म में रहा है तो इसके एंजाइम्स भी हमें कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर। ऑप्शंस देख लेते हैं, इन द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, इन न्यूक्लियर सैप एंड ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का वेन्यू है, जिस जगह पे ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म किया जाता है उसी वहीं पे क्या होता है इसके एंजाइम्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द डैश एंड प्रोड्यूसेस डैश which in the presence of oxygen enters the dash, glycolysis occurs in the cytoplasm या cytosol। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, साइटोसोल। एंड प्रोड्यूसेस, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट के तौर पर ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। पायरुविक एसिड या इसे हम कह सकते हैं पायरुवेट, ठीक है। और ये जो पायरुविक एसिड होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एरोबिक रेस्पिरेशन करती है सेल, तब ये किस में एंटर कर जाता है, क्रैब साइकिल के अंदर। और क्रैब साइकिल जो है वो कहाँ पे होता है, क्रैब साइकिल का वेन्यू क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोसोल एंड प्रोड्यूसेस पायरुवेट विच इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्रैब साइकिल के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन NAD इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान NAD जो होता है वो कब बनता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एसिटाइलडीहाइड टू इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP टू ADP। अगर हम बात करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन के स्टेप्स में क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइलडीहाइड में
और ये एसिटल्डिहाइड जो है आगे चल कर के क्या बनाता है, इथेनॉल, अल्कोहल बनाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इथेनॉल। पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनना, इस टाइम के दौरान एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एंजाइम जो होता है वो होता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। देखिए डी कार्बोक्सिलेज क्यों, क्योंकि CO2 बाहर निकल रही है। CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन, इसलिए एंजाइम क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज। और इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है जिसके ऊपर ये एंजाइम काम कर रहा है, पायरुविक एसिड पे काम कर रहा है, तो इसलिए एंजाइम का नाम क्या हो गया, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, एसिटल्डिहाइड से जब इथेनॉल बन रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड से जब इथेनॉल बनता है तब आपके कौन सा प्रोसेस होता है, डीहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है। तो एंजाइम यहाँ पे कौन सा काम में आ जाएगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। और इसी पाथवे के दौरान NADH2 से किसका सिंथेसिस होता है, NAD का क्या होता है, सिंथेसिस। एसिटल्डिहाइड से जब एथेनॉल बनता है तभी क्या होता है, आपके NAD प्लस क्या होता है, बनता है फ्रॉम NADH2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एथेनॉल। इस दौरान जो होता है आपके क्या होता है, NADH2 से क्या बनता है, NAD प्लस का क्या होता है, सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर इज अ नेट गेन ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, अगर हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर सिर्फ कौन सा प्रोसेस चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो अभी हमने बात की थी इथेनॉल प्रोडक्शन वाली प्रोसेस वो, लेकिन इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है, पायरुविक एसिड से इथेनॉल जब बनता है तब NAD प्लस बनता है, लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी ATP नहीं बनता। तो जो ATP काउंट है फर्मेंटेशन के दौरान वो सिर्फ कौन से होंगे, जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआती रिएक्शन के अंदर 2 ATP काम में ले लिए जाते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जब बनता है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप के अंदर 2 ATP कंज्यूम कर लिए जाते हैं। और टोटल कितने ATPs इसके अंदर बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP तो काम में आ जाते हैं और 4 ATP बनते हैं। तो अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट ATP काउंट कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप का, 2 ATPs। नेट 2 ATP बनते हैं और 2 यहाँ पर क्या बनते हैं, NADH2 क्या होता है, बनते हैं। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फर्मेंटेशन के दौरान जो है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन नेट गेन कितना रहेगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स का ही रहेगा, क्योंकि टोटली कितने बनते हैं, 2। अगर यही इस क्वेश्चन में सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कह दिया जाता, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 ATP तो डायरेक्टली बन रहे हैं और 2 क्या बनते हैं आपके, उसके अंदर NADH2 भी बनते हैं। ये NADH2 जो है, एक NADH2 जब ETS में एंटर करता है तब कितने ATP देता है, 3। तो इस तरीके से जब 2 NADH2 ETS में एंटर करेंगे तो ये कितने देते हैं, 6। इसलिए जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस को काउंट करते हैं तब हम नेट गेन कितना लेते हैं, 8 ATP का। लेकिन यहाँ पे फर्मेंटेशन की बात हो रही है, यानी कि फर्मेंटेशन के बाद में आगे ETS नहीं चलेगा। ETS नहीं चलेगा तो NADH2 से ATP जो बनेंगे वो नहीं बनेंगे, तो टोटल नेट गेन कितना रह जाएगा, सिर्फ 2 ATP का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी कार्बोक्सिलेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है आपके कार्बन CO2 का निकलना। तो डी कार्बोक्सिलेशन किसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, तो इसके 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, क्रैब साइकिल और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जब पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तब CO2 बाहर निकलती है और एंजाइम कौन सा काम में आता है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। इसी तरीके से क्रैब साइकिल के अंदर भी 2 जगह पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब बनता है तब, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सीनिक एसिड बनता है तब। दोनों प्रोसेस में ही कौन सा प्रोसेस होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। तो क्रैब साइकिल और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में डी कार्बोक्सिलेशन होता है और ETS और ग्लाइकोलाइसिस दोनों के दौरान डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। ठीक है, कि दोनों के दौरान डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का रिलीज होना नहीं होता। ए या बी क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शंस नहीं देने चाहिए थे, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो आपका करेक्ट माना जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट ऑफ क्रैब साइकिल? इनमें से कौन सा जो है क्रैब साइकिल का इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं है? फ्यूमरेट, फ्यूमेरिक एसिड क्रैब साइकिल के अंदर बनता है। सिट्रिक एसिड क्रैब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करके सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। सक्सिनिक एसिड भी बनता है, ठीक है, और सक्सिनिक एसिड का नेक्स्ट प्रोडक्ट ही क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है ये आपके क्रैब साइकिल के दौरान नहीं होता है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? मसल सेल्स जो होती हैं बॉडी की, मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है? लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन? डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि किस प्रोसेस में डायरेक्टली O2 जो है वो जुड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पर भी डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है, ठीक है। फर्मेंटेशन वैसे भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ती है, क्रैब साइकिल या क्रैब सिट्रिक एसिड साइकिल में भी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि साइटोक्रोम्स जो होते हैं, साइटोक्रोम्स पिगमेंट्स होते हैं जिनमें फेरस प्रेजेंट होता है, ठीक है, फेरस कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं। साइटोक्रोम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं कि एक बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं फिर एक बार इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन इस तरीके का प्रोसेस होता रहता है। तो एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं एंड एट लास्ट जो होता है साइटोक्रोम A3 ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, प्लस प्रोटॉन भी ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और क्या बनता है? H2O, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। तो डायरेक्टली ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो किस में होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनॉन इज यूबिक्विनिन, यूबिक्विनॉल, यूबिक्विटिन और ऑल ऑफ द अबव। यूबिक्विनॉल या जिसे कोएंजाइम Q भी कह दिया जाता है, यूबिक्विनॉन का ही दूसरा नाम क्या है? कोएंजाइम Q। इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म जो होती है वो क्या कहलाती है? यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉल है क्या? ये जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्रिस्टी की जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का पार्ट होता है यूबिक्विनॉन, ठीक है। और इसका भी काम साइटोक्रोम के पास में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से पहले इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं? यूबिक्विनॉन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यूबिक्विनॉन आगे अब इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफ़र करता है? साइटोक्रोम्स को ट्रांसफ़र करता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ पर एक्यूमुलेट किए जाते हैं? NADH2 और FADH2 जो बनते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस और ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, ये बनने वाले NADH2 और FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास में आकर के या इनर मेम्ब्रेन के अंदर आकर के वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? NAD+ और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? FAD+ के अंदर, और अपने प्रोटॉन्स क्या होते हैं वो वहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अपने प्रोटॉन्स जो है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की वहाँ पर क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके बीच में क्या हो जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। इसी तरीके का प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे भी बनता है? थाइलाकॉइड के अंदर भी बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है ATP के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है और वापस से जब इन प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए जो पाथवे होता है वो कौन सा होता है? ATP सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो काम आता है चैनल या कैरियर चैनल के तौर पे, और उसको पंप करने के दौरान ही ATP सिंथेटेज एंजाइम जो है ADP से ATP का क्या कर देता है? सिंथेसिस कर देता है यूजिंग एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड बाय प्रोटॉन्स ड्यूरिंग द पंपिंग आउट ऑफ द प्रोटॉन्स इनटू द मैट्रिक्स। जो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में पंप किए जाते हैं तब एनर्जी को यूज़ काम में लेते हुए ATP सिंथेटेज ATP क्या कर देता है? बना देता है। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं
रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं। और फोटोसिंथेसिस का भी ध्यान रखेंगे, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये कहाँ इकट्ठे होते हैं, थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2 NADH2 एंड 3 FADH2। ठीक है, तो एक NADH2 जो है वो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, 2। तो 2 से कितने बन जाएंगे आपके टोटल, 6। और एक FADH2 जो है जब ये ETS में एंटर करता है तब ये कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है, 2। और जो 3 FADH2 है तो उससे कितने बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स। टोटल कितने हो गए, 12। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बी दिया हुआ है जबकि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल इन द, कि एक जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ETS कहाँ होता है, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स ही क्या कहलाती है आपके, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ही कौन सा प्रोसेस चलता है, जो ETS होता है वो चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रेट सिंथेटेज एन एंजाइम ऑफ TCA साइकिल इज लोकेटेड इन। ठीक है, TCA साइकिल है, ये कहाँ मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। लेकिन ये एंजाइम जो है सिट्रेट सिंथेटेज, इसकी प्रेजेंस प्रोकैरियोट्स में भी देखी गई है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा है जो दोनों में काम देखने को मिलता है, यूबिक्विनोन सिर्फ रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन और रूबिस्को जो होते हैं ये आपके कहाँ पे सिर्फ देखने को मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। लेकिन साइटोक्रोम्स जो है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम्स होते क्या हैं, फेरस कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, फेरस कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं फिर अगले साइटोक्रोम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इनके इसी दौरान कुछ कई जगह पे ये ATP का सिंथेसिस भी कर देते हैं, जिसे कहते हैं डायरेक्ट ATP सिंथेसिस आपके। तो साइटोक्रोम्स जो हैं ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड में भी होते हैं, यानी लाइट रिएक्शन में भी साइटोक्रोम्स आते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी क्या होता है, साइटोक्रोम्स होते हैं। तो ये कॉमन होता है बिटवीन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल के रिगार्डिंग क्या गलत है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों मिलकर के सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड बनाते हैं। और सिट्रिक एसिड के अंदर क्या कंडीशन होती है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट स्टार्ट्स विद 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है और 3 COH ग्रुप उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि क्रैब साइकिल के दौरान 2 स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का बनना और सक्सिनिक एसिड का बनना। इन दोनों स्टेप से पहले जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो 894 का करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रैब साइकिल के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। अभी हमने बात की थी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड के अंदर प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो होता है वहाँ पर प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं।
और यही प्रोटॉन्स जब वापस बाहर पंप किए जाते हैं जहाँ पे ये इकट्ठे हुए उससे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, तब मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है वो एटीपी का सिंथेसिस कर देता है वाइल पंपिंग दीज प्रोटॉन्स इनटू द मैट्रिक्स। और यही थ्योरी क्या होती है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी है। इतनी सिंपल नहीं है लेकिन इन सिंपल फॉर्म आपको बताया गया है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी का बेस क्या है, प्रोटॉन्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना। तो एक साइड प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, दूसरी साइड प्रोटॉन कम होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन ग्रेडियंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज़ द मेन बेस ऑफ कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ एटीपी इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टोटल जब डिग्रेडेशन होता है तब कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लर्न करने का आपके 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अगर पाथवे कौन सा चल रहा है, डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे है तो, ठीक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ईटीएस अलग अलग चलते हैं तब भी आपके इसमें पाथवे बन सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 8 बनते हैं, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है उसके दौरान एक NADH2 बनता है यानी कि 6, और 30 जो होता है 12 और 12 एक बार में 12 और 12 24 जो है आपके 2 बार जब क्रैब साइकिल चलता है तब बनते हैं। एक क्रैब साइकिल में 12, क्रैब साइकिल 2 बार चलता है, तो इस तरीके से करते हुए टोटल जो है आपके कितने हो जाते हैं 38 अगर ग्लाइकोलाइसिस और ETS और क्रैब साइकिल अलग अलग चलते हैं तो। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू, तब वहाँ पे आपके कौन सा कितने बनते हैं 36, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में आपको 36 मिलेगा या ऑप्शन में 38 मिलेगा, कभी भी दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, ठीक है। और अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाते हैं तो हमें कौन सा ऑप्ट करना है, वी हैव टू ऑप्ट फॉर 38 मॉलिक्यूल्स, तो 36 या 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इज इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की शुरुआत होती है NADH2 और या FADH2 जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनॉन और इन सब को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इन सब को ट्रांसफ़र करने के बाद में आगे एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एट लास्ट इन्हें कौन एक्सेप्ट करता है, साइटोक्रोम A3 से जो ऑक्सीजन है वो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, एंड इट फॉर्म्स मेटाबॉलिक वाटर या H2O। तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है, ऑक्सीजन। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, A3। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है इसको ध्यान में रखते हुए करना, देखना है। अगर लास्ट साइटोक्रोम पूछा जाए जिसके पास में इलेक्ट्रॉन जाता है तब दैट इज A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबोलिक इन नेचर, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, TCA साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन के ही स्टेप्स आप इसको दे दिए कि जिस प्रोसेस में होता है TCA साइकिल जो होता है आपका, इनमें अगर वैसे तो रेस्पिरेशन को ही क्या माना जाता है, एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक का क्या मतलब है कि वो पाथवे जिसमें कैटाबोलिक भी देखने को मिल रहा है और एम्फीबोलिक भी, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं और सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर भी कौन सा पाथवे जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा पाथवे होता है, तो इट इज़ TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जो क्रैब साइकिल होता है वो एम्फीबोलिक होता है नेचर में। कैसे कि जब क्रैब साइकिल में ऑक्सीडेशन 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 होता जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे फैटी एसिड है, फैटी एसिड का जब डिग्रेडेशन होता है, डाइजेशन होता है, तब फैटी एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, ठीक है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सीधा क्रैब साइकिल के अंदर, TCA साइकिल के अंदर। लेकिन जब कई बार कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और फैट को डिपॉजिट करना होता है बॉडी को, तब वापस से एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ से निकाला जाता है, क्रैब साइकिल से, और इस एसिटाइल कोएंजाइम A को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैट के अंदर। जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होती है, फैट सेल्स में यही प्रोसेस होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम A को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैटी एसिड्स में,
और फिर उन्हें स्टोर कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो बनने वाला अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड है, क्रैब्स साइकिल के अंदर बनने वाला अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये होता है 5 कार्बन का कंपाउंड है। एक क्रैब्स साइकिल के अंदर बनने वाला 1 एंड ओनली 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसे कई अदर अमाइनो एसिड्स को बनाने में, बहुत से अदर पाथवेज में भी इसको काम में लिया जाता है, यानी कि ये कई एनाबॉलिक पाथवेज के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। तो TCA साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो TCA वैसे तो देखा जाए तो कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कई बार एनाबॉलिक पाथवेज में भी काम में ले लिए जाते हैं। इसीलिए ये कैसा होता है नेचर के अंदर? एम्फीबॉलिक। अगर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इसमें पूछा जाए तो रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक। रेस्पिरेशन में भी स्पेसिफिकली कौन सा एम्फीबॉलिक है? तो TCA साइकिल जो इट इज़ एन एम्फीबॉलिक पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। ओके, ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आ गया। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कौन से टाइप के प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है? तो इट इज़ इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर ये पेप केस, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से CO2 को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? C4 प्लांट्स। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज से किसका कन्वर्जन होना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है। इट इज़ इरिवर्सिबल फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। ठीक है, यहाँ पर ATP जो है इससे क्या बनते हैं? ADP बनते हैं। और एंजाइम जो यहाँ पर काम में आता है दैट इज़ हेक्सोकाइनेज। तो जो मेन एंजाइम होता है यहाँ पर वो काम में आता है वो कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन करके कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है नीट की सभी इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ के लिए, नीट के सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए, तो आप हमें स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।